बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी सबके सामने, ये बताने के लिए कि मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है हम उसको नहीं मानेंगे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। एफआईआर बाद में रात के 2 बजे हुई, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही हमको कई घंटे तक थाना में बिठाए रखा और ये इलीगल है कि लड़कियों को रात को थाना में बिठाया जाए। उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया। रेप के खिलाफ प्रोटेक्ट करने के लिए 13 छात्रों को सस्पेंड किया गया था। उसने जो कहा कि अफीम है और बेसहारों के लिए एक सहारा है, तो जो बेसहारा इतने परेशान लोग होता है, कोई दुखी होता है, परेशान होता है, धर्म की तरफ एक आसरा खोजता है। कोई हमें ब्राह्मण व्यक्ति से दिक्कत नहीं है, जो ब्राह्मणवाद विचारधारा है, जो ऊंच नीच मानती है, जो मनुष्य में भेद रखती है, हम उसके खिलाफ हैं। आप ये सवाल ब्राह्मणों से पूछिए जो हमारा विरोध करते हैं इस बात पे कि आप हम मनुस्मृति क्यों जलाते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। मैं आपको बता दूं कि अभी बनारस में ही कुछ दिन पहले बीएचयू के कुछ छात्रों पर मनुस्मृति पर चर्चा करने के मामले में जेल भेज दिया गया था। उस सारे छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, ये आए थे यहाँ पे और लक्ष्मण यादव से इनकी मुलाकात हुई है। अभी इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार उस मामले में क्या हुआ, इन्होंने क्या कुछ किया था। जी, पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम इप्सिता है और मैं भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा नाम के संगठन से हूँ और मेरा एमएससी साइकोलॉजी बीएचयू में कोर्स चल रहा है। तो हम लोगों ने 25 दिसंबर जब 25 दिसंबर के दिन मनुस्मृति दहन दिवस होता है, जो कि 1927 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी सबके सामने, ये बताने के लिए कि मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है हम उसको नहीं मानेंगे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। उसी के दिन हम लोगों ने चर्चा रखी कि मनुस्मृति के बारे में, कि मनुस्मृति में आखिर ऐसा क्या लिखा है या आज के समय में मनुस्मृति को किस तरह से लागू किया जा रहा है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इस पर चर्चा जैसे ही हम लोगों ने रखी, हम लोगों ने चर्चा शुरू भी नहीं की थी, आज फैकल्टी के बाहर ही हम लोगों ने रखी थी बीएचयू में। और तभी जो है बीएचयू के प्रॉक्टर सब आते हैं, गार्ड आते हैं और हम लोगों को रोकते हैं वहाँ पर। तो हम लोगों ने बोला कि ये हमारा कैंपस है, हम लोग कुछ भी बात करें, कुछ भी चर्चा करें, हमारा ये अधिकार है। तो उन्होंने काफ़ी देर तक वो रोके, लेकिन हम लोग नहीं गए। उसके बाद में उन लोगों ने जो लड़के थे उनको खींच कर गाड़ी के अंदर डाला और चीफ प्रॉक्टर ऑफिस लेके गए और फिर लंका जो थाना पड़ता है उनको बुलाया, पुलिस को बुलाया और फिर सब लोगों को थाना लेके गए। तो इसमें लड़कियों को भी लड़कों को भी लेके गए। रात भर उन्होंने थाने रखा, इलीगली उन्होंने डिटेन करके रखा। एफआईआर बाद में रात के 2 बजे हुई, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही हमको कई घंटे तक थाना में बिठाए रखा और ये इलीगल है कि लड़कियों को रात को थाना में बिठाया जाए। उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने हमको बताया भी नहीं कि हमारे ऊपर क्या केस है, हम लोगों के ऊपर क्या एफआईआर है, क्यों हमको डाला गया, हमको कुछ नहीं पता था। अगले दिन सुबह तक भी हमको नहीं बताया गया। शाम तक 26 तारीख की शाम तक हम लोगों को ये पता चला कि अच्छा हम लोगों पे एफआईआर हो गई है, हमको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। जब हम मेडिकल के लिए गए तब भी हमको नहीं पता था कि हमको ये लोग जेल भेजने वाले हैं। उसके बाद ये लोगों ने हमको कचहरी भेजा। कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने जब हम पेश हुए तब हमको बताया गया कि आप लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते तक कोर्ट बंद रहेगा, उसके बाद आप लोग का केस देखा जाएगा। तो मतलब ये हम लोगों के लिए कितना दिन जेल में रहे? हम लोग 16 दिन तक जेल में रहे और ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, बहुत शॉकिंग था कि एक मामूली सी चर्चा करने के लिए हम लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। तो बीएचयू प्रशासन, क्योंकि हम लोग लगातार इन चीज़ों के बारे में बोलते आए हैं, इन चीज़ों के बारे में लड़ते आए हैं, चाहे बीएचयू में फीस वृद्धि का मामला हो, लाइब्रेरी खोलने का मामला हो या फिर मजदूरों किसानों की बात हो, ब्राह्मणवाद के खिलाफ में लड़ाई हो, हम लोग लगातार उसके खिलाफ में बोलते आए हैं। तो बीएचयू प्रशासन और पुलिस ने अपनी खुन्नस हम लोगों से इस तरह से निकाली, हम लोगों को जेल भेज के निकाली। तो हम लोग 16 दिन बाद बेल पर बाहर निकले, लेकिन हम लोग अभी भी आप लोग को अंदर प्रताड़ित भी किया जा रहा था मानसिक तौर पर? जेल के अंदर सभी कैदियों की तरह प्रताड़ित हमको भी किया गया, ऐसा कुछ अलग नहीं। लेकिन जेल के अंदर का जो माहौल था वो पूरा प्रताड़ित करने वाला ही था। जेल के अंदर कोई भी कैदी की, आप लोग की संख्या कितनी रही? हम लोग 13 लोग थे। हाँ, ये बताइए कि जिस तरह से मौजूदा सरकार पर आरोप लगता है कि मौजूदा सरकार दलितों पर दबाव बना रही है, संविधान पर लगातार प्रहार कर रही है, कई बार आरोप ऐसा लगा। हम देख सकते हैं कि बीएचयू में भी जब हम रेप के खिलाफ बोलते हैं या 1 साल पहले जो आईआईटी बीएचयू रेप केस के खिलाफ जो सीनियर लोग ने बोला था या प्रोटेस्ट हुआ था, उनके खिलाफ भी एफआईआर डाला गया था। और वो भी मतलब हम देख सकते हैं कि बीएचयू और जो गवर्नमेंट है वो नेक्सस में चलता है, साथ में चलता है। तो जैसे बीएचयू के प्रॉक्टर ऑफिस के लोग जैसे हमारे साथ बिहेव किए थे, हम देख सकते हैं कि उसका कैरेक्टर क्या है। उसका कैरेक्टर स्टेट का
कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है। तो तो आप भी मनुस्मृति पर चर्चा करने के मामले में चल गई थी? हाँ। आप भी गए थे? जी, बिल्कुल। आप भी गए थे? तो ये बताइए कि जब वहाँ से आप लोग आई तो इसके पहले भी आपने घटना सुना था कि पिछले साल एक बीएचयू के छात्रा के साथ गैंगरेप होता है जिसमें 3 आरोपी पाए जाते हैं। तो इस घटना पर भी आप लोगों ने कुछ रिएक्शन रहा आप लोग का? हाँ, 1 साल पहले प्रोटेस्ट किए थे और 13 छात्रों को सस्पेंड किया था उसके वजह से। रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए 13 छात्रों को सस्पेंड किया गया था और उसमें भी बीएसएम भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के स्टूडेंट्स थे। तो हाँ, पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाले लगातार लक्ष्मण यादव जी यहाँ पे आप लोगों से रूबरू हुए, बातें हुई, क्या कुछ उनका ऐसा लगा कि जैसे कि आप लोग को आप अपनी लड़ाई में शामिल करना चाहिए? हाँ, लक्ष्मण जी मिले, उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि अपने स्तर पे जो बातें होंगी हमें आप माने जो भी हो कार्यवाही आगे सूचित करते रहिएगा, हम उसको अपने स्तर पे उठाते रहेंगे और हम आपके साथ हैं। अभी बताइए, जो मौजूदा सरकार है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार को लेकर तमाम तरीके से आरोप लगते हैं, आप स्टूडेंट के छात्र हैं, मौजूदा सरकार के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार जो शिक्षा नीति ला रही है उसके तहत आप देख रहे हैं कि जो यूजीसी जो है, जो यूनिवर्सिटी के जो शिक्षा को देखता है, तो उसमें देखते हैं कि धर्म को किस तरह से मतलब कि शिक्षा नीति में गैर जरूरी धर्म की नीतियों को डाला जा रहा है और जो साइंटिफिक जो भी स्टडी है उनको मतलब कि उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है और धर्म की बातें जो है डाली जा रही हैं, जो भी कूड़ा कचरा भरा जा रहा है हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी में। तो ये सब चिंतन का विषय है। और इसके बाद में आपके शिक्षा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है जी। आप और मेरा नाम अरविंद है। जी बताइए। और शिक्षा व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि बेसिक शिक्षा जो दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक, आदिवासी हैं, जिनको बेसिक शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी है, वो जड़ ही काट दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी का रास्ता ही बंद कर दे रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति आई है वही कर रही है कि इसमें बड़े बड़े कोर्स चलेंगे, 50,000 1 लाख सालाना फीस रहेगी। तो उसमें पहले हम जो आने का एक रास्ता था, किसी प्रकार से आरक्षण के द्वारा, संविधान के द्वारा हम लोग पहुँच रहे थे, हमको शिक्षा प्राप्त हो रही थी, वो रास्ता ही काट दिया जा रहा है। हमको शिक्षा से ही वंचित कर दिया जाए, क्योंकि शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो हमारे अंदर जो तार्किक दिमाग है वो नहीं डेवलप होगा, तो हमारे अंदर प्रश्न करने की जो क्षमता है वो कुंद हो जाएगी, तो हम प्रश्न नहीं करेंगे। तो सत्ता के लिए सबसे अच्छा है कि धर्म के नशे में रहें और उसी में मस्त रहें और हमारे ऊपर सवाल न उठे। कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इसके बारे में न पूछे कि हमारे देश की क्यों बदहाल स्थिति है, स्वास्थ्य के मामले में क्यों पिछड़ा है, भ्रष्टाचार का भी हालिया रिपोर्ट आई है, उसमें इतनी बेकार कंडीशन है। फिर हमारी यूनिवर्सिटियों को क्या है, कॉलेजों को कोलैब करके बंद किया जा रहा है, पीपीपी मॉडल पे स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। ये सब तमाम खामियां हैं। यूनिवर्सिटियों में क्या है, एनएफएस, अभी लक्ष्मण जी बात कर रहे थे, एनएफएस किया, पहले एनए किया जाता है, नॉट अवेलेबल, वो है ही नहीं, अब एनएफएस कर रहे हैं, नॉन फाउंड सूटेबल, कोई सूटेबल ही नहीं मिल रहा। आखिर ये बताइए, इतने दिनों से यूनिवर्सिटियों में वही लोग थे, एक तबके के टीचर थे, वही पढ़ा रहे थे, तो आप सबसे पहला प्रश्न उन्हीं के ऊपर है, आपके द्वारा पढ़ाया गया बच्चा एनएफएस कैसे हो गया? क्या उसको पढ़ाने में आपने भेदभाव किया है? किस तरीके से आपने पढ़ाया को आपके हिसाब से वो सूटेबल ही नहीं है? ये कौन सा आधार है? सबसे बड़ा प्रश्न तो उन्हीं के ऊपर उठता है। प्रमुख जो मुद्दे हैं, जो उनके बेसिक ज़रूरतें हैं, उनसे दूर करके धर्म के मामले में उलझाए रखे। जैसे लक्ष्मण जी ने अभी बात कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि आप कांवड़ धोएंगे तो फूल, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा। अभी कुंभ में फूल बरसाया जा रहा था, लेकिन आप 68,000 नौकरी में जो आरक्षण का घोटाला हुआ उस पर बात करने लगेंगे। क्यों फेलोशिप कट रही है, क्यों यूजीसी का फेलोशिप कट रहा है, क्यों स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, पिछड़ा आयोग के पास फंड क्यों नहीं है, ये सब बात करेंगे तो आपको लाठियों से पीटा जाएगा, आपको फर्जी केसों में फंसा दिया जाएगा। तो ये आपसे मेरा एक अंतिम सवाल आएगा कि मनुस्मृति पर आप लोग चर्चा कर रहे थे, संविधान बचाने की बात कर रहे थे, तो बताइए कि आप कैसे लगातार आप लोग आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणवाद जो है देश के लिए ठीक नहीं है? ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद एक सोच है, वो कोई ब्राह्मण व्यक्ति से हमारी दुश्मनी नहीं है। हम जाति वर्ण इसमें न विश्वास करते हैं, न इसको मानते हैं। इसी के खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ते आ रहे हैं। हमें ब्राह्मण व्यक्ति से दिक्कत नहीं है। जो ब्राह्मणवाद विचारधारा है, जो ऊंच नीच मानती है, जो मनुष्य से मनुष्य में भेद रखती है, हम उसके खिलाफ हैं। तो ये हम लोग जो चर्चा कर रहे थे मनुस्मृति में, क्योंकि ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है,
ये एक प्रकार का राजनीतिक ग्रंथ है, एक प्रकार का विधान था उस समय के लिए। उस समय का विधान कितना प्रासंगिक है कितना नहीं है, उसमें क्या पॉजिटिविटी है क्या निगेटिविटी है, इस मुद्दे पे हम लोग बात करने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे। प्रशासन को हम 10 बच्चों से इतना खतरा है, बीएचयू प्रशासन को और पूरे स्टेट को ये खतरा है कि हम लोग बात नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते किसी मुद्दे पर कि क्या उसकी क्या प्रासंगिकता है क्या नहीं है। इसके लिए हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो भी कानून पास किया जाता है संसद में, तो उस पे जो है कि अगर जिन पे लागू किया जाता है संविधान, जिन पे लागू किया जाता है किसी भी नियमों को, अगर उसे आदमी को स्वीकार नहीं हो, जनता को स्वीकार नहीं हो, तो इसका विरोध करती है और जलाती है। इसी प्रकार से मनुस्मृति एक विधान है, न कि कोई धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ बता करके ब्राह्मण क्या करते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं, कभी वो जाति को धर्म बता देते हैं, कभी वो किसी वैधानिक ग्रंथ को बता देते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है मनुस्मृति। मनुस्मृति एक विधान है, मनु का कोड है जो असमानता की बात करता है, स्त्रियों पर पुरुषों का वर्चस्व का बात करता है। ये इस चीज़ के खिलाफ हम लोग जो है कि और मनुस्मृति जलाना गलत कहीं से भी नहीं है, और ये पहले से ही प्रूव है। और किसी भी अगर जो सीए है, एनआरसी है, जो भी लागू किया गया उसके खिलाफ जो है कि जलाए गए उनकी पत्रियों को। संसद में भी कई सारे बिल फाड़े जाते हैं तो कोई किसी का तो धार्मिक भावना आहत नहीं होता है। तो आप ये सवाल ब्राह्मणों से पूछिए जो हमारा विरोध करते हैं इस बात पे कि हम मनुस्मृति क्यों जलाते हैं। तो विधान को जलाना कहाँ से गलत हो गया, और ये आपका धार्मिक ग्रंथ कैसे हो गया जो असमानता की बात करता है। तो यही हमारा कहने का बात करता है। ऐसे धार्मिक ग्रंथों को हम मानेंगे नहीं अगर वो धर्म के नाम पे असमानता कर रहा है, तो वो भी भेदकारी है। अभी देखिए यहाँ पे तमाम बीएचयू के छात्र हैं जो मनुस्मृति पर चर्चा कर रहे थे, वे जेल भेज दिए गए थे। और तमाम तरीके से इन्होंने बताया है कि जो मौजूदा सरकार है शिक्षा में बदलाव कर कहीं ना कहीं हमें वंचित कर रही है, और हम मनुस्मृति के खिलाफ हैं और संविधान के पक्ष की बचाव में लड़ाई लड़ रहे हैं। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।